नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज हम एक नए मुद्दों के साथ बात करेंगे। मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है और हम सभी लोगों की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी बहुत अधूरी और बहुत ही खाली रहता लगता है। हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम के बारे में। नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो डॉक्टर के लिए एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। देश भर में बच्चे कई सालों से ना तैयारी पूरी है, पर जब बात एग्जाम आती है या पेपर लीक होने के मन बड़ा दुखी और आहत होता है। ऐसी स्थिति जो अभी देश में चल रही है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक की खबरें हमारे सामने आ रही है। किस तरह से हम इसको देश के सामने रखें, किस तरह से हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट को जागरूक करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। परवीन जी हैं। नमस्कार परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे नीट पेपर की। जितेंद्र जी, इस वर्ष 24,000 बच्चों ने 24,000 बच्चों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यस मैम, आई थिंक बच्चे 24,000 नहीं 24 लाख थे इस बार का एग्जाम जो दिए हैं। अच्छा, और मैं बस जी मैम। और देखिए मैम, ये मतलब हमारे जो देश के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किस तरीके से सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा है, जो बच्चे हैं, अगर उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसमें इस मामले में जो भी संलिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि देश का भविष्य और जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनके भविष्य का कम से कम एक सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। जी बिल्कुल। परवीन जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू मैम। मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी इस साल नीट का पेपर लीक हुआ, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जो एजेंसी अभी क्रिएट करवाया, मतलब वो सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाया है, एनटीए, वो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूजीसी के अंडर डायरेक्ट नहीं है, वो एक सोसाइटी के एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर करवाया। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, 2 साल पहले सेम एनटीए एलएलबी का एग्जाम, डीयू एलएलबी के एग्जाम कंडक्ट करवाया। उस समय पर्टिकुलर 2 सेंटर, एक हरियाणा एक जम्मू कश्मीर से, सारा जो एलएलबी का जब कट ऑफ निकला है, जो रैंक 1 2 3 जो भी है टॉप रैंक, वो सब 2 सेंटर से आया। तो कुछ दिल्ली का बच्चे जम्मू कश्मीर सेंटर डाल के वहां से एग्जाम लिखा और टॉप किया, और कुछ बच्चे हरियाणा से। तो इसका मतलब एनटीए जहां पे भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ये थर्ड पार्टी को दे रहा है। उनका खुद का तो कुछ ऑफिस तो नहीं है, मतलब खुद का कुछ सेंटर्स नहीं है, ये थर्ड प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं, लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो कहीं वहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये एग्जामिनेशन का ट्रांसपेरेंसी जो भी है वहां, उस पर कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है। तो इसके लिए एक अच्छा लॉ लाना पड़ेगा। अभी जो सरकार है वो पिछली बार लाया था, मतलब जनवरी में, लेकिन उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन भूल गया था, मतलब कब से ये शुरू। तो वो कल रात लोग अचानक से डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया था। ये पेपर लीक के बारे में जो भी मतलब कहीं भी लीक होगा उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल लॉस इम्प्लीमेंट किए, वो कल से करवा रहे हैं। जी 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 जी। कमल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसे देख रहे हैं ये 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके पे क्या प्रकाश डालेंगे आप?
सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने इस परिचर्चा में जुड़ने का मुझे अवसर दिया। मेरा नाम कमल तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ और ये सिर्फ 24 लाख बच्चों की बात नहीं है जो नीट में हुआ है, और भी कई सारे जो एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है, जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है और भी देश में विभिन्न एग्ज़ाम है, तो लगभग हर परीक्षा में ऐसा हमें 100 में पैसा मिल जाती है कि आप 5 लाख दीजिए, आप 10 लाख दीजिए, ये पेपर आउट हो जाएगा। तो सीधे तौर पे ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा छात्र जो 5-5, 10-10 साल लग के मेहनत करता है, उसकी मेहनत के साथ ही बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस पे सख्त से सख्त मेरा है ये कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर ये किस कारण से हो रहा है, ताकि आगे किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो सके। जी, बिल्कुल। कुंदन जी जो है हमारे साथ स्टूडेंट हैं, कुंदन जी भी। कैसे देख रहे हैं कुंदन जी आप इन सभी पेपर के जो घोटाले और स्कैम जो निकल रहे हैं, इस पे क्या असर पड़ रहा है? विद्यार्थियों की जीवन शैली में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मैम एक तो पहले किसी जो एग्जाम हुई उसमें तो सेंटर तो बहुत दूर, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से गर्मी में सेंटर भेजा गया। ऊपर से एग्जाम देकर आते और एक दिन बाद पता चलती एग्जाम कैंसिल हो गई है। तो जो एक तरह से माना जाता है उससे पहले जो नीट के बारे में पता चल रहा था कि नीट में स्कैम हुआ है, तो कहीं कहीं इसमें भी लग रहा है कि इसमें भी एक तरह का स्कैम था जो इसको छिपाने के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी इसमें उसको री एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए तुरंत से तुरंत। जी जी। तो जितेंद्र जी ये जो सारी चीजें मैं आपसे ज्यादा आप मुझे बता पाएंगे कि ये जो सारी चीजें चल रही है, सरकार कितना दोषी मान रहे हैं? सरकार क्योंकि अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से इस चीज का कोई संज्ञान नहीं लिया है कि जो ये देश के साथ बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैम इसमें तो सरकार को जल्द से जल्द तो एनटीए के अलावा कोई और एजेंसी के थ्रू करवाना चाहिए एग्जाम। जैसे हाँ बिल्कुल। एनटीए पे बराबर कुछ न कुछ आरोप लगते आ रहे हैं, तो सरकार को कुछ नए एजेंसी की ओर बढ़ना चाहिए था। जी जी। जितेंद्र जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? यस मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी दिखती है और कहीं ना कहीं उसकी विफलता दिखती है। जी बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और एक तो हमारे देश में बेरोजगारी का इतना आलम है कि मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि सबसे ज्यादा चरम पे है। और दूसरा ये है कि आप टाइम पे एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की जो एक परेशानी है और एक जो भविष्य का एक जो चिंता है, सबसे बड़े भविष्य की एक चिंता सता रही है। और दूसरी तरफ ये है मैम कि अगर कहीं ना कहीं हम लोग समाज में देश में मेरिट की बात करते हैं, अगर इस तरीके के धांधली की बात की जाएगी तो कहाँ से मेरिट आएगा समाज में, और कहाँ से एक निष्पक्ष जो है एक अच्छे डॉक्टर एक अच्छे शिक्षक कहाँ से बन के निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो धांधली है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करते हुए एक समाज में ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे कि समाज के देश के लोगों को सरकार के ऊपर एक विश्वास बना रहे। अन्यथा जो है देश जो है दिन पर दिन सरकार से कहीं ना कहीं एक अविश्वास उठता जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं एक गर्त में चली जाएगी। जी अभी बड़ी अच्छी बात कही, तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे सहमत है आप? क्या लगता है देश में नई एजेंसियां, जैसे हम एनटीए की बात कर रहे हैं, तो एनटीए पे बार बार हर साल कुछ ना कुछ हर एग्जाम के लिए उन पे आरोप लग रहे हैं और सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो क्या हमें इस तरह से कुछ नई एजेंसियों की शुरुआत करनी चाहिए? हाँ मैम, नई एजेंसी की तरफ बढ़ना चाहिए। नई एजेंसी जो अपने यूपीएससी की तरह कंडक्ट जो करवाए एग्जाम को, जो एकदम साफ सुथरे एग्जाम हो, कोई उस पर लांछन जो होती है न उस पर नहीं उठे, उस तरह से एक मजबूत एजेंसी बनाया जाए तो काफी अच्छे रहेंगे छात्रों के लिए। जी क्योंकि एनटीए पे जी बोलिए बोलिए। क्योंकि लगभग प्रत्येक साल, आज तो ये पता चला कि स्कैम हुआ है, नहीं तो ये तो कितने सालों से चलते होंगे एनटीए में। ऐसा तो हम लोग को तो पता नहीं। जी
तो इस एजेंसी से लगभग मतलब कि इससे छात्रों को तो भरोसा उठते जा रहा है। छात्रों का भरोसा उठता जा रहा है और बहुत बड़ा ये सवाल है कि माता पिता अपने पूरे जीवन भर की जो कहते हैं मेहनत, हम अपने भविष्य के बच्चों के लिए देखते हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और नाम करेंगे या अपना काम करेंगे। पर जहां तक समझ पा रही हूं मैं कि ये चीजें एक आहत होने वाली बात है उस पेरेंट्स के लिए जो पूरी जिंदगी काम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये इस तरह के स्कैम्स हो जाना। एक चीज मैंने और नोट की है, जितेंद्र जी और कमल जी आप दोनों जवाब देंगे मुझे, कि जो 67 बच्चे की एक आ रही है, आंकड़ा आ रहा है कि 67 बच्चे हैं जिनकी ग्रेसिंग मार्क्स कह लें या जो भी हम जिसको जिस तरह से भी देखें, तो क्या ये सरकार के लिए सारे 24 लाख में से ये बच्चे 67 बच्चे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हुए? सवाल ये भी उठता है कि क्या ये 67 बच्चे एक मिडिल क्लास बच्चे हैं या बहुत हाई प्रोफाइल बच्चे हैं? यस मैम, अगर कहीं देखा जाए तो अगर जांच पड़ताल की जाएगी तभी पता चल जाए कि ये आखिर बच्चे है कौन और कहाँ से ये बच्चे आए हैं, कौन है बच्चे, तभी पता चलेगा। अन्यथा जो है हम लोग जो है इस तरीके के बस एक अनुमान लगा पाएंगे कि ये बच्चे आखिर कौन है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक जांच बैठानी चाहिए, कमेटी बैठानी चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच मतलब निकल के आए और ये पता चल सके कि आखिर ये जो बच्चे हैं 67 बच्चे आखिर है कौन और किस समाज से आते हैं और उनकी बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये पता चलेगा। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं दोनों का एक नक्सस देखने को मिलेगा, संबंध देखने को मिलेगा कि मतलब जो एजेंसी है, जो घोटालेबाज है, वो मिल के किस तरीके से तो भविष्य जो देश के बच्चे हैं उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये भी पता चलनी चाहिए लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों सरकार जो है 67 बच्चों पर क्यों मेहरबान है और उनके ही सिर्फ मतलब उनके मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता चलनी चाहिए, देश को पता चलनी चाहिए और छात्रों को भी पता चलनी चाहिए कि पता चले कि और जो मार्क्स इतना मेहनत करके नहीं ला पा रहे उनको ग्रेस देकर पास कर दे रहे हैं। तो आखिर उन बच्चों का क्या है कि आखिर सरकार उन बच्चों के साथ क्यों भेदभाव कर रही है, सिर्फ 67 बच्चों को क्यों अपने तरफ एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ फेवरेटिज्म की बात कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कमल जी, मैं बात करने की कोशिश की हमने कि नीट की जो चीजें मैंने रिसर्च की तो उससे ये पता चलता है, हम पोर्टल की अगर बात करते हैं कि 9 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक पोर्टल को दोबारा खोला गया और फिर उसमें नाम सबमिट किए गए, तो ये तो सरासर इतनी बड़ी चीजें बिना किसी राजनीतिक सहयोग के तो पॉसिबल नहीं लगता है। अगर एक मिडिल क्लास बच्चा जो पढ़ के पेपर दे रहा है उसकी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं हो सकती है कि एक पोर्टल को रीओपन किया जाए, फिर वो 1 महीने के बाद फिर उसको रीओपन किया जाए। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिटिकल अंदर से कनेक्शन कहीं ना कहीं है। देखिए, सिर्फ एक वो आपने जो पॉइंट बताया सिर्फ इसकी बात नहीं है, कई सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्पष्ट रूप से ही नजर आ रहा है कि इसके अंदर धांधली हुई है। इनमें सबसे अहम बात तो ये है कि पहले इसका रिजल्ट शुरू से ही ये तय था कि 14 जून को आना है, लेकिन इसको फिर 4 जून को किया गया जिस दिन हमारे लोकसभा के नतीजे आए हैं। तो स्पष्ट रूप से ये संदेश इस बात से जाता है कि ये लोकसभा चुनाव के अंदर इस मुद्दे को दबाने के लिए ऐसा किया गया है। और दूसरी अभी बात यहाँ पे चल रही थी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए कुछ लोगों को, तो आपको बता दूं 70 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसमें से 8 छात्र एक ही सेंटर के थे, हरियाणा के झज्जर के। और एमटीए की तरफ से ये जानकारी दी गई कि हमने 50 से लेके 140 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और ये आप देखेंगे ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये जहाँ 720 का मार्क्स होता है उसमें 150 नंबर का सिर्फ आप ग्रेस मार्क्स सीधे दे रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह कई सारी चीजें हैं तो ये दर्शाती है कि हाँ इसमें धांधली हुई है और इसमें जांच की जाएगी तो बिल्कुल इसमें धांधली पाई जाएगी। बिल्कुल। पर भी आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये सारी चीजों को क्या समझ पा रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पीछे कुछ हुआ है, क्योंकि हमेशा जब भी एनटीए कुछ एग्जाम कंडक्ट करता है
पर्टिकुलर सेंटर या तो नीट है या तो नेट है या तो CUET एग्जाम या तो इससे पहले यूनिवर्सिटीज का एग्जाम कंडक्ट करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो सम पर्टिकुलर सेंटर से ही ज्यादातर बच्चे या 3 या 4 पर्टिकुलर सेंटर इन डिफरेंट स्टेट्स, वहीं से बहुत सारा बच्चा जिसको हाई रैंक मिला है वही होगा। अगर उनका हम सोशल बैकग्राउंड भी देखेगा तो वो भी अपर क्लास का ही होगा मैम। ये हम देखते आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में जिन बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर सेंटर का ही इन सम स्टेट, हरियाणा, इससे जम्मू कश्मीर और गुजरात, ऐसे ऐसे कुछ राज्यों में है वहाँ पर्टिकुलर सेंटर से ही बच्चे चुने आ रहे हैं। तो कहीं NTA का गड़बड़ तो है मैम, ये साफ साफ दिख रहे हैं हम लोगों को। जी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इस चीज से आहत तो नहीं हो रहे हैं और भी जो स्टूडेंट है उनकी पर्सनल लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? आप लोग चूंकि विद्यार्थी हैं, आप अपने सर्कल में विद्यार्थियों के साथ उठते बैठते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि कोटा जैसे जगहों में बच्चे सुसाइड करते हैं, नीट के पेपर के लिए बच्चे सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप आसपास जो विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति कैसे आप देख रहे हैं? यस मैम, अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं ये जो नीट का एग्जाम जिन बच्चे ने लिखा वो है +2 का लोग, मतलब जिनका एज है अराउंड 17 ईयर्स, ना इनफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी तो उनके है नहीं। और 3-4 साल से, कुछ लोग 5-7 साल से, जब 5वीं क्लास से तब से पढ़ाई शुरू कर लिया, नहीं है तो कुछ लोग 8वीं क्लास से ऐसे तब से पढ़ाई शुरू किया। तो इतने साल का मेहनत वो पानी में डूब गए मैम। जिन लोग जेन्युइनली हाई स्कोरिंग किया, अगर नीट एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो रहा है तो उन लोगों का मार्क्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। जिन लोग नहीं दे पाए तो इस धंधा का जैसे जिन लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाया तो उन लोग का भी कुछ होता रहता है। तो उनको तो बहुत मेंटली प्रेशर होगा। और अगर इंडियन सोसाइटी में हम देखेंगे तो ये मेंटल प्रेशर के लिए इतना काउंसलिंग है नहीं। अपना सरकारी सिस्टम में जब हम देखेंगे तो अगर बच्चे मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको, तो वो काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। उतना गवर्नमेंट के पास उतना काउंसलर्स तो है नहीं, किसी हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल काउंसलर्स तो है नहीं, वो प्राइवेट को अप्रोच करने पड़ेगा। तो अगर कुछ गरीब बच्चे मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? खुदकुशी कर लेगा, बिल्कुल वो उसका अल्टीमेट चांस है खुदकुशी ही करेगा। तो ये कहीं तो कहीं इंसाफ है, जो गरीब बच्चे सब स्टूडेंट्स के लिए तो इंसाफ है। जिस तरह से नीट के एग्जाम का मामला हुआ, उसके बाद नेट का मामला हुआ, बिल्कुल ये कहे कि शिक्षा प्रणाली जो व्यवस्था है हमारी, उससे बिल्कुल भी विश्वास खत्म हो गया है। अब तो इस पे विश्वास करने लायक की कोई चीज नहीं कही है। हमें हमेशा से कहा जाता गया है, बताया गया है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, कि जो एक बार पी ले वो जीवन भर दहाड़ेगा। तो उस दहाड़ में जो मिलावट हुई है, राजनीतिक मिलावट, हम इसको बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि चंद राजनीतिककार जो अपने फायदे के लिए ये जो शेरनी के दूध में मिलावट, शिक्षा में जो मिलावट किया है, इसका खामियाजा आने वाला पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। और मेडिकल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी फील्ड है कि हम इसको कहीं ना कहीं भगवान का एक दूसरा रूप मानते हैं। डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं, और अगर भगवान की पढ़ाई में ही कमी हो जाए तो जितेंद्र जी, राजनीतिक मुद्दों पे कैसे समझाएंगे आप मुझे? यस मैम, हमारे समाज में कहा गया है कि भगवान डॉक्टर जो दूसरा रूप होता है मैम। मगर आप देखिए कि जी मैम, और देखिए कि भगवान जो जिसे कहा जाता है कि एक रक्षक, एक भक्षक बन जाएगा तो समाज और देश को कोई नहीं बचा सकता है। तो अगर इस तरीके की धांधली होती है तो जिसको हम भगवान मानते हैं, हो सकता है आने वाले समय वो शैतान भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मतलब धांधली चल रही है, जिसको हम एक तरीके से जहाँ भगवान के रूप में देखना चाहते हैं समाज, और जो धांधली की वजह से वो शैतान के रूप में देखना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं अब इससे बड़ा समाज और देश को क्या नुकसान हो सकता है, हम और आप और पूरा देश समझ सकता है। एक तरफ आप विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके की धांधली करवाते हैं, तो क्या आप इसी तरीके के विश्व गुरु बनेंगे? कहीं ना कहीं
सरकार की जो विफलता है कहीं ना कहीं इससे दिखता है कि विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि आप विश्व गुरु कैसे हैं और कैसे नहीं है। आप इस घोटालेबाज से आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से आप शिक्षा में मिलावट करके और धांधली करके विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। इस पे राजनीतिक मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। फिलहाल एक ही चीज मैंने और देखी है कि जैसे नीट के पेपर की जब बात हुई तो हमने 2 दिन बाद ही लगभग या नेक्स्ट डे एक पेपर रद्द होने की न्यूज ब्रेकिंग हेडलाइन देखी गई कि नीट NET UGC नेट के पेपर को रद्द किया गया। मैं सही कह रही हूँ जितेंद्र जी? मैं सही कह रही हूँ कि ये पेपर? जी मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स मैंने मिले और हमने उनसे डिस्कशन की, तो ये भी समझ में आया कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनके नेट और नीट दोनों में बड़ी कंफ्यूजन थी, वो बड़े खुश थे कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को भ्रमित करने का एक तरीका है। आप इस कैसे इसको क्या समझ रहे थे? मुझे समझ में आया कि नेट UGC पेपर को नेट पेपर के साथ ही ये कह देना कि ये पेपर हुआ है, तो इसको कैसे कहेंगे? तो यस मैम, देखा जाए तो जब हम बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे थे, जब नीट का एग्जाम का जब कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था, तो जब नेट का NTA का जब एग्जाम हो रहा था तो बहुत से बच्चे के मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं ना कहीं ये भी पेपर लीक ना हो जाए। और उनके कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में ये था कि ये भी पेपर अगर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो हमारे भविष्य के साथ भी उन्हीं की तरह भी कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। जब सेंटर से जैसे एक दिन के बाद पता चलता है कि नेट NTA का जो एग्जाम वो भी कहीं ना कहीं ये लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार की जो डबल कहीं ना कहीं विफलता है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कहते हैं लोग, ये डबल इंजन कहीं ना कहीं की जो सरकार कहीं ना कहीं विफलता है, डबल विफलता है सरकार की कि आप NTA और नीट का जो एग्जाम आप कहीं ना कहीं दोनों ही आपके पेपर लीक हो रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि UPSC के तर्ज पे ही एक कहीं ना कहीं एक ऐसी एजेंसी बनाए जिससे कि एक एग्जाम जो है, एक ट्रस्ट जो है एक बना रहे एग्जाम के ऊपर भी और उस एजेंसी के ऊपर भी, जिससे कि बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी कमल जी बताएं इस पे क्या कहेंगे? पेपर ये जो UGC और नेट पेपर रद्द हुए हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, नेट का पेपर एक बड़ा पेपर होता है हमारे भारत के अंदर। इसके बाद ही व्यक्ति एलिजिबल होता है किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो व्यक्ति पढ़ाने के लिए जी लंबे समय से व्यक्ति इसकी तैयारी करता है। और इसमें जहाँ तक मैंने गौर किया, कई सारे लोगों के बहुत दूर दूर सेंटर इसमें दिए गए थे। कई लोग दिल्ली से बिहार पेपर देने गए, कई लोग दिल्ली से इलाहाबाद या गुजरात पेपर देने गए, और फिर उनको अगले दिन पता लगता है कि ये पेपर तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि हो गया है। हाँ, ये कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि अब इसमें घोटाले की बात सामने आ रही है, पेपर आउट की बात सरकार को पता लगी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है छात्रों के लिए। छात्र जो इतने लंबे समय से तैयारी करते हैं, कुछ ही अटेम्प्ट्स होते हैं उनके पास, उसके बाद फिर की आउट एज भी वो हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर एक अविश्वास पैदा होता है कि आखिर हम नौकरी की तैयारी करें भी या नहीं करें। कई सारे छात्रों से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने मेरे से बताया कि उनका भरोसा उठ चुका है इन सारी परीक्षाओं से। कई लोगों का कहना है कि अब बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, भारत में तो अब नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह की हीन भावना छात्रों के अंदर आ रही है। सरकार को इस चीज पे सुधार करना चाहिए, अन्यथा फिर सरकार के ऊपर और ये जितनी व्यवस्था है इसके ऊपर अब किसी का विश्वास रहा नहीं है ज्यादा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैंने और मेरे सामने आई, उस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, बात करेंगे हम उस पे कि एक ऐसा स्टूडेंट आया सामने, उसका नाम, जिसने अपने बगल वाले बच्चे से चीट किया और कॉपी की। कॉपी करने के बाद उसके 100 परसेंटाइल्स आती है। तो वही बच्चा, अगर हम उसकी पूरी रिकॉर्ड पे मैंने जब देखा और उस पे मैंने वो किया, तो मुझे ये समझ में आया कि वही बच्चा जो पहले एग्जाम अटेम्प्ट करता है तो उसमें 7 परसेंटाइल आता है,
और वही बच्चा जब एक दूसरा अटेम्प्ट करता है तो बगल वाले बच्चे को कॉपी करके उसने 100% परसेंटाइल लेकर आया वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी कि इतने बड़े पेपर, इतने बड़े परीक्षा में इतनी बड़ी कॉपी चोरी करने की जो बात आई है कि चलो अगर हम छोटी मोटे एग्जाम्स की बात करें कि 10th या 12th की बच्चों की, तो वो अलग सी चीज होती है। तो इस पे कैसे, इसका क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुंदन जी क्या बताएंगे इस पे? मैम ये तो है कि एक छात्र जो नीट में दिखाया गया था, तो नीट में उसका जी स्कोर 715 नंबर है और उसकी जी बोर्ड की एग्जाम मार्कशीट देखा गया तो उसके दो या तीन सब्जेक्ट मतलब वो फेल है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो स्कैम है, तभी तो इस तरह के मार्क्स जी सीबीएसई बोर्ड में तीन तीन सब्जेक्टों में फेल है और नीट जैसे एग्जाम में 715 नंबर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जी ये तो है और ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है और सरकार की चंद पैसों के सरकार के कुछ लोगों ने ही करवाए होंगे, जी कुछ पैसों के लिए ही करवाएंगे। और इसमें तो हमें तो नहीं लगता है कुछ मिडिल क्लास फैमिली या गरीब बच्चों इसमें जी होंगे स्कैम में। जी जो कुछ पैसे वैसे तो उनके पास उतने है नहीं कि लाखों लाख रुपए खर्च करके आंसर शीट ले या कुछ क्वेश्चन ले, जो भी है। ये जी तो सब होंगे, कुछ नेताओं के लोग होंगे, नेताओं के बच्चे होंगे, वही लोग होंगे। जी बिल्कुल। जी कमल इतने सर। गर्मी में हाँ, जैसा कि आपने बताया ये जो केस हुआ है 100 नंबर वाला, तो ये तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है ये धांधली को। ऐसे नीट में भी एक हमारे सामने केस आया था जिसमें एक छात्र के 720 नंबर आए और फिर उसका जब बैकग्राउंड देखा गया तो उसके 12th में फिजिक्स में 1 नंबर आया था। तो ये तो जी स्पष्ट है कि इस तरह की चीजें हमें दर्शाती है कि धांधली हुई है। धांधली हुई है। जी, इस धांधली पे रोक लगनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ सोचे किसी के 1 नंबर आया हो 12th में, फिर अगली बार उसका नीट जो इतना हाई प्रोफाइल पेपर जी होता है उसमें 720 नंबर आ जाए पूरे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये जी तो। बिल्कुल, ये बहुत और आश्चर्य उसके बात बाद है, भी और क्योंकि ये हुआ है। जी धर्मेंद्र प्रधान जी अगले दिन पीसी करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता कि एनटीए में ऐसा कुछ हुआ है। फिर 4 दिन बाद आते हैं और बोलते हैं कि मैंने वहां पे अपने जल्दीबाजी में बोल दिया, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। तो अब देश के शिक्षा मंत्री से जी इस तरह की भूल चूक के आप उम्मीद नहीं करते हैं। जी जी जितेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल लिया है इन्होंने, कमल जी ने, कि देश की शिक्षा मंत्री इस बारे में जो भी बयानबाजी दे रहे हैं, क्या ये बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों की वजह से दे रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ये भूल गए हैं कि देश की जनता, देश के युवा हमारे देश का भविष्य है? तो वो जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हो सकता है कल कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? यस मैम, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी कोई शिक्षा मंत्री हैं, कोई जी जो गली और मोहल्ले के कोई व्यक्ति नहीं कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। जी वो कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल, देश के शिक्षा मंत्री हैं क्योंकि और उन हमारे देश के मतलब जो बच्चे हैं उनके भविष्य के कहीं ना कहीं एक मतलब मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जी इस तरीके की जी बातें नहीं बोल जी सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं के बोल साथ बात तो सकते। बोलनी पड़ेगी। आप और बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। आप और कहीं ना कहीं जब आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, इतने बड़े जिम्मेदारी पर बैठे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको समझ क्या होनी चाहिए। हाँ जी आप कोई बच्चे नहीं हैं कि आपको सिखाना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप इतने बड़े जी मंत्रालय लिए हुए हैं और इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप नए नवेले मंत्रालय लिए हैं, आपको आइडिया नहीं है। जी तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जो अविश्वास है वो लोगों में के प्रति कहीं ना कहीं आपके प्रति जाएगा, सरकार के प्रति जाएगा। और जब लोगों में अविश्वास का भावना आती है तो आप जानते हैं कि देश में किस तरीके की एक उपद्रव भी या जी मतलब मन में क्रांति की भावना भी आती है। लोगों को जब विश्वास जी उठ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे जब कोई विश्वास नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके की बातें नहीं करते। और दूसरी बात यह है जी मैम कि इस एग्जाम के घोटाले से बच्चों में जो सबसे बड़ी जो आर्थिक एक मतलब नुकसान हुआ है, उसके साथ साथ में मानसिक इतना उत्पीड़न हुआ है बच्चों का कि आप उनसे मतलब बिल्कुल दोबारा से बिल्कुल मैम मतलब एक इतना जी मानसिक उत्पीड़न हुआ कि आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं कि
कितना उनका उत्पीड़न जी, हुआ है। बिल्कुल, एक ही एग्जाम को आप बिल्कुल। मतलब 2 बार 3 बार आप तैयारी कर रहे हो, साल भर से बच्चा अपने कहीं माँ बाप से मिलने नहीं जा रहे, घर पे रह रहे, मतलब घर से दूर रह रहे, शादी में कितना त्याग और जी, परिश्रम के बाद भी अगर इस तरीके के एग्जाम को मतलब घोटाले में बदल दिया जाए, तो उस बच्चे का मानसिक उत्पीड़न और जी, इमोशनल कितना वो टूट चुका है कि वो दोबारा भी उस पेपर के लिए जी, तैयार होगा कि नहीं होगा, ये कहना बहुत बड़ी मुश्किल होगा मैम। जी, बिल्कुल। पूरा देश आक्रोशित है। पूरी देश की यूथ जनता पूरे देश का स्टूडेंट गुस्से में है, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह-जगह पे पेरेंट्स और बच्चे मायूस हैं। इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई सटीक बयानबाज़ी नहीं आई है। ये एक मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस पे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए, बोलनी चाहिए, कुछ बातें कहनी चाहिए, बच्चों के को आश्वासन देना चाहिए कि गलत हुआ है, सही हुआ है, इस पे जाँच बैठाई जाए। पर अभी तक पूरी देश के स्टूडेंट, पूरे देश के पेरेंट्स इस चीज़ से वंचित हैं, तो इस पे कैसे देख रहे हैं? क्या बोलेंगे आप? मैम एक तो है कि इसे जो प्रधानमंत्री जी को तो सबसे पहले तो सामने आना होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जी, कि ये एक तरह का स्कैम है। जो अभी भी शिक्षा मंत्री जी का बयान जो आता है बराबर आता है कि ये टेरर है, जो ये स्कैम हुआ ही नहीं है। इस तरह के जी, बयान मीडिया में चल रही है। तो ये सब तो कहीं भी जो स्टेट के जो शिक्षा मंत्री थे वो लोग भी अब इस बयान पर कुछ बोलते ही नहीं है। लगभग जी, कोई भी नेता जो है वो इस पे बोलते ही नहीं कि ये स्कैम है। सब लोग बोलते हैं एरर है, तो ये नहीं है, स्कैम हुआ ही नहीं है। कोई लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जी, ये लोग इसमें है कि इससे प्रधानमंत्री जी और छात्रों के बीच संवाद करके जी। बताना पड़ेगा कि हाँ, ये एक गलत हुआ है, ये छात्रों के साथ, समय के साथ खिलवाड़ हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी बिल्कुल देश आना देख पड़ेगा रही समय के है साथ। जी, नहीं तो जी, नहीं तो क्योंकि नहीं तो ये छात्रों के जो ये जिम्मेदारी जो है शिक्षा मंत्री के ऊपर, वो अपने ऊपर ठीक से लग रहा है कि कहीं ना कहीं उठा नहीं पा रहे हैं। जो साफ सुथरे जी, एग्जाम जो होने चाहिए तो वो हो नहीं पा रहे जी, हैं। ये जी, गड़बड़ पे ध्यान देने पड़ेंगे। कुछ न कुछ इस पे एक अच्छे कुछ उपाय सोचने पड़ेंगे, क्योंकि ये भरोसा जी, धीरे धीरे बच्चों को टूटते जा रहा है। लग रहा है कि कहीं न कहीं जी, आने वाले अभी लगातार न्यूज़ ऐसे आ रही, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम पेपर लीक, ये लगातार आजकल इधर बहुत कुछ दे रहा है। तो इस पे छात्रों जी, को कहीं न कहीं भरोसा तो टूटेगा ही। और जी, गाँव गाँव के बच्चे जब पहले बहुत हम लोग सुनते थे, हम भी गाँव से हैं, पहले सुनते थे कि इसे क्या जी, करना है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। अब जी, सब लोग बोलते हैं, पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं, तो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना है। तो कहीं न कहीं तो ये भरोसा टूटा है सरकारों से। भरोसा टूटा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कमल जी, इस भरोसा जो टूटा है, कुंदन जी कह रहे हैं कि भरोसा टूटा है, उस गरीब माँ-बाप का, गाँव में बैठे हुए जो किसान हैं, जो पूरे साल मेहनत करके, खेती करके अपने ज़रूरतों को कटौती करके बच्चों को पढ़ने के लिए नीट जैसे या हम के पेपर की तैयारी करवाते हैं। क्या इस पेरेंट्स के जो माता-पिता के जो भरोसे को तोड़ा है, उस पे मोदी जी सामने नहीं आए हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक छात्र के रूप में जो एक आक्रोश है सभी छात्रों में, तो उनकी तरफ से मैं कहना जी, चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर खुद पढ़े लिखे होते तो प्रधानमंत्री शायद शिक्षा का महत्व समझते हैं। तो मेरे ख्याल से जी, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए वो भी इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने जी, इसको लेकर के कोई भी बात आगे नहीं रखी, तो ये दर्शाता है कि वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितने उदासीन है। उनको देश की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, उनको छात्रों के मतलब नहीं भविष्य है। से जी, कोई मतलब नहीं है। मतलब उनके लिए बहुत ही कॉमन इश्यू है, ये रोज का चलता फिरता इश्यू है। यही एक बड़ा जी, कारण हो सकता है। वरना कई बार एक बार हमने देखा था, मोहम्मद शमी जो बॉलर है, उनकी उंगली पर चोट लगी तो उन्होंने उसके लिए ट्वीट किया था। छोटी मोटी चीजें जी, कई बार हंसी मजाक के ट्वीट कर देते हैं वो। तो इतने बड़े मुद्दे कर पे अगर कुछ देते नहीं हैं बोल पर रहे हैं, इतने बड़े मुद्दे पे अगर वो कुछ जी, नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उनके लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और वो शिक्षा व्यवस्था, मेरे ख्याल शिक्षा व्यवस्था ही उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो इसे आमतौर पर लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे इस पे कि मोदी जी की एक ट्वीट नहीं है, एक भी इस पे कोई जवाबदेही नहीं है?
जी मैम, ज़रूर मोदी जी को इससे कहीं न कहीं चर्चा करनी चाहिए। जो मन की बात करते हैं, तो इस विषय पे जी भी मन की बात से कहीं न कहीं स्टूडेंट को भी बातें को सुनना चाहिए। सिर्फ़ अपनी ही मन जी की बात ना सुनाए, जो छात्र जी हैं उनकी भी मन की बात सुने, मन तो वो की बात ज़्यादा सुननी अच्छा चाहिए। रहेगा। जी मैम, जी सिर्फ़ आप अपनी मन जी की बात कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं छात्रों को भी मन की बात सुननी चाहिए। कहीं न कहीं जी जो युवा है या उनके जो पेरेंट्स हैं, कहीं न कहीं वही जी आपको चुन के भेजे हैं। तो जब आप जी उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो मतलब फिर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो कहीं न कहीं ये नहीं टू वे सुन प्रोसेस है, टू वे जी प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। दोनों तरफ से प्रक्रिया होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ़ जी आप अपनी बात कह के निकल जाएँ और दूसरे की जी बात ना सुनें। तो बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल मोदी जी को, जो भी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और कहीं न जी कहीं हमारे देश के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एज ए जी सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते उनकी कहीं न कहीं बात को सुननी चाहिए एज ए प्रतिनिधि सुननी के रूप में, चाहिए क्योंकि जी कहीं न कहीं हम इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देख रहे हैं, मगर एक जिम्मेदारी जी के तौर पर उनकी ये बात सुननी एक चाहिए। जिम्मेदारी के अगर तौर हम पे हमें सामने बिल्कुल, अगर जी हम अपने देश के प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं से बात नहीं कहेंगे, तो हम किससे देश की, बिल्कुल क्योंकि हम ही लोगों ने उनको चुन के भेजा है। जी अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, कहीं और से जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ी बात करने जाएँगे। हमारे जी देश के जी बिल्कुल प्रधानमंत्री, हम उनसे अपनी बात की समस्याएँ कहेंगे। तो जी कहीं न कहीं उनको देश की समस्याएँ हैं, जो छात्र की जो समस्याएँ हैं, उनको सुननी चाहिए और उन पे बात जी करनी चाहिए। जी बिल्कुल बहुत सी सारी बातों पे हमने शिक्षा के मैं कहूँगी कि शिक्षा पे हमने जिस तरह से बातें की और बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई, बहुत आहत भी है, मन दुखी भी है, देश की जनता बहुत परेशान है। मोदी जी जिस तरह से इस पे उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है, मुझे लगता है जो हमारे विद्यार्थी हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा थोड़ा दुखी हो रहा है कि गलती तो हुई है, कहीं न कहीं राजनीतिक खेमे से ये गलती हुई है और राजनीतिक खेमों से निकल के ही अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लें, तो शायद थोड़ी विद्यार्थियों को सहूलियत और थोड़ा-सा सहारा लगेगा कि चलो हमारे मंत्री जी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है या उस पे सही और गलत कहने की वो की है। तो सभी चीज़ों को रखते हुए हमने बहुत सारी अच्छी बातें की शिक्षा पे। शिक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम शिक्षा में ही इस तरह की त्रुटियाँ देखेंगे, हमें इस तरह की त्रुटियाँ मिलती रहेंगी, सामने आती रहेंगी, पेपर लीक, एग्ज़ामिनेशन हम हमेशा देखते हैं बिहार, यूपी इस तरह के छोटे स्टेट में ज़्यादा होता है। नीट की तो हम बात करें, ये तो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस और एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम सभी का आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ चर्चा में बैठे। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, कमल जी बहुत आपका भी धन्यवाद धन्यवाद, और इसी के साथ धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी। जी। इसी के साथ आज का ये शो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए एक नए साथ फिर मिलेंगे आप सभी के लिए, सभी के सुख और दुख के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।